चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में नए 45 अरकान को दिलाया हलफ। कहा, बुरहान की मुद्दत में कोरोना वायरस की तरह अरकान पार्लियामेंट भी निभाएंगे अपना किरदार। राज्यसभा में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट की तादाद 74 से बढ़कर हुई 86। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने काकरा पार एटमी तवानाई प्लांट 3 के शुरू होने के लिए एटमी साइंसदानों को दी मुबारकबाद। कहा, ये प्लांट मेक इन इंडिया का है, चमकता नमूना। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़ेर-ए-आब हफ्ते की इख्तितामी तकरीब के मौके पर मेरठ के ग्राम प्रधानों से की बात। उनकी आबी तहफ़्फ़ुज़ मुहिम की तारीफ। और लखनऊ पुलिस ने मुल्क के सबसे बड़ी गाड़ी चोर गैंग का किया खुलासा। चोरी की गई गाड़ियों की सबसे बड़ी रिकवरी करते हुए 112 लग्जरी गाड़ियों के साथ 7 चोरों को किया गिरफ्तार। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। राज्यसभा के नए अरकान को आज हलफ दिलाया गया। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने आज 61 अरकान में से 45 अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी हलफ लिया। ऐवान में बीजेपी अरकान पार्लियामेंट की तादाद 74 से बढ़कर 86 हो गई है। गुज़िश्ता माह 19 तारीख को 20 रियासतों में राज्यसभा के इंतखाबात हुए थे। दिल्ली में आज से 24 जुलाई तक एयरफोर्स कमांडरों का इजलास शुरू हो गया है। इस बरस के इजलास का मौजू है आइंदा दहाई में हिंदुस्तानी एयरफोर्स। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज इस इजलास का इफ्तिताह किया। इजलास की सदारत एयरफोर्स चीफ मार्शल RKS भदौरिया कर रहे हैं। सहरोजा इस इजलास के दौरान एयरफोर्स के मौजूदा तनाजुर और तैनाती के जायजे के अलावा आइंदा दहाई में हिंदुस्तानी एयरफोर्स के ऑपरेशनों को बढ़ाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडिया समिट को खिताब करेंगे। ये छोटी कॉन्फ्रेंस अमरीकी भारत तिजारती बोर्ड की जानिब से मुनक़्क़िद की जा रही है। इस बरस बोर्ड की तश्कील की 45वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस साल इस इजलास की थीम है एक बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर। इस मीटिंग में भारत और अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी मेकर, आला अफसर, तिजारत और समाज के कई दानिश्वर शामिल होंगे। इजलास को वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के साबिक़ सफ़ीर निकी हेली भी खिताब करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इंडिया आइडियाज समिट में मुख्य वक्ता के तौर पर अपनी बात रखेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल द्वारा की जा रही है। इस वर्ष परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वर्चुअल सम्मेलन कोरोना संकट के समय हो रहा है, लिहाजा इस वर्ष की थीम भी मौके को ध्यान में रखते हुए बेहतर भविष्य का निर्माण रखी गई है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत अमेरिका सहयोग और महामारी काल के बाद की दुनिया में दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों का भविष्य सहित विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चाएं होंगी। सम्मेलन में ग्लोबल सप्लाई चेन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत अमेरिका की साझेदारी और बढ़ाने सहित कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। खास तौर से इस बात पर सबकी नजर रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कहते हैं, जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि महामारी को लेकर पूरी दुनिया में प्रभावी नेतृत्व दिया है। इस वर्चुअल समिट यानी आभासी शिखर सम्मेलन में भारतीय और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, कारोबार जगत और समाज के प्रमुख विचारकों की उच्च स्तरीय उपस्थिति होगी। शिखर सम्मेलन के अन्य प्रमुख वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, वर्जीनिया के सेनेटर और सीनेट इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष मार्क वार्नर, संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली जैसी शख्सियतें शामिल रहेंगी। इसके अलावा दोनों देशों के कारोबारी जगत के दिग्गज भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए एटमी साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि काकरा पार एटमी तवानाई प्लांट 3 दिन में मामूल के मुताबिक चलने की सूरत में आने के लिए हमारे एटमी साइंसदानों को मुबारकबाद। मुल्की खाके से बना ये प्लांट मेक इन इंडिया का चमकता नमूना है और मुस्तकबिल की कई ऐसी हुसूलियाबियों के लिए आगे का रास्ता दिखाता है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई नाग मिसाइल हेलिना का आज तजुर्बा किया गया। इसे अब ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम दिया गया है। इस मिसाइल का तजुर्बा RTR बालासोर ओडिशा में 15 और 16 जुलाई को किया गया था। इस तजुर्बे को बगैर हेलीकॉप्टर के किया गया।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जरिए मुजव्वजा नए मंदिर का रकबा अब बढ़कर 84,600 स्क्वायर फीट हो गया है। पहले 268 फीट 5 इंच लंबी, 140 फीट चौड़ाई और 128 फीट ऊंचाई के साथ कुल रकबा 37,590 स्क्वायर फीट था। दरअसल मंदिर का डिजाइन तैयार हो गया है। पहले 3 गुंबद बढ़ाकर 5 गुंबद करने से मंदिर में 3 बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। ट्रस्ट ने इस मंदिर का नाम श्री राम जन्मभूमि रखा है, जो शुरू में ही संघ द्वार पर दर्ज हो गया। नया मंदिर अब 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा बनाने को हतमी शक्ल दे दी गई है। इसमें गोड़ मंडप समेत कीर्तन और प्रार्थना के लिए भी मंडप का इंतजाम किया गया है। पहले जहां मंदिर की सलाहियत 20,000 भक्तों की थी, वहीं अब 50,000 से ज्यादा लोग एक साथ पूजा कर सकते हैं। पूरे मंदिर में नींव समेत स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि मंदिर पत्थरों पर खड़ा होगा। तीन मंजिल बनेगा और 5 गुंबद रहेंगे उसमें, और भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण। हम 28 साल से देखे हैं और यहाँ हैं, और बाकी यहीं रहे 90-92 में, और तब से आज तक यही सेवा दे रहे हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़ेर ज़मीन हफ्ते की इख्तितामी तकरीब के मौके पर मेरठ के ग्राम प्रधानों से बात की और उनकी आबी तहफ़्फ़ुज़ मुहिम की तारीफ की। पानी की बूंद बूंद की हिफाजत के लिए रियासत में 16 जुलाई से 22 जुलाई तक ज़ेर ज़मीन हफ्ते का इनकाद हो रहा है। हफ्ते के आखिरी दिन आज सुबह वज़ीर आला ने ग्राम प्रधानों और समाजी तंजीमों से ऑनलाइन बात की। भूजल के गिरते हुए स्तर के साथ ही प्रदेश में कई स्थानों पर भूजल की गुणवत्ता के प्रभावित होने या दूषित होने के मामले भी संज्ञान में आए हैं। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से रिवर बेसिन को चिन्हित करते हुए भूजल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाना है। गुफा में सायंकाल की इस प्रकार भूजल नमूनों के गुणवत्ता परीक्षण के उपरांत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। प्रदेश की समस्त रिवर बेसिन की भूजल गुणवत्ता का समग्र आंकलन किया जा सकेगा। आंकलन की संस्थितियों के आधार पर विभिन्न विभागों के द्वारा पेयजल और कृषि उपयोग हेतु सुरक्षित जलापूर्ति के लिए क्षेत्रों का चयन हम कर सकेंगे। राज्य सरकार भूजल प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु पूर्णतया प्रतिबद्ध है और इसी के लिए भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन और नियमन हेतु उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 2019 सरकार ने प्रख्यापित की है। अधिनियम के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं के पंजीकरण तथा भूजल निकासी हेतु अनापत्ति की अनिवार्य किया गया है। कृषि एवं घरेलू भूजल उपभोक्ताओं को इन प्रावधानों से मुक्त रखा गया है। अधिनियम में जहां एक और जनोपयोगी पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की गई है, वहीं भूजल प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम में स्थानीय निकायों एवं आमजन को सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित करने और आगामी 1 वर्ष के अंदर प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करने का भी एक प्रस्ताव है। आज इस अवसर पर मेरी आप सभी से अपील है कि आप अपने अपने भवनों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रबंध करें, जिससे कि समस्त प्रदेश में भूजल समस्या का दीर्घकालीन समाधान हो सके।
भूजल सप्ताह उत्तर प्रदेश का जो 16 तारीख को प्रारंभ हुआ था, आज उसका समापन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। बहुत ही भव्य कार्यक्रम था। लाखों लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। हम सब लोग मिल करके जो उत्तर प्रदेश के हमारे क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल क्षेत्र हैं, दोहित को सेफ जोन में लाएंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि अटल भूजल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जल संचयन, जल संवर्धन और जल संरक्षण का कार्यक्रम करते हुए हम सब लोग पूरे समाज के लोगों के साथ, एनजीओज के साथ, सरकारी मशीनरी के साथ सब लोग मिल करके पूरे क्षेत्र में जल संरक्षण के कार्यक्रम को तीव्र गति से करेंगे, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश को सेफ जोन में लाएंगे। भरतपुर के राजा मान सिंह और 2 दीगर के कत्ल के मामले में 11 पुलिस एहलकारों को कसूरवार करार दिया गया है। 21 फरवरी 1985 को हुए सुर्खियों में रहे इस कत्ल की समाअत के दौरान 1700 तारीखें पड़ी। राजा मान सिंह के कत्ल मामले में फैसला हो गया। सभी सीओ समेत 11 मुलजिमों को उम्र कैद, 18 मुलजिमों में से 4 बरी हो गए थे, 3 की मौत हो गई है। मुकदमे की मुद्दत में राजा मान सिंह के साथ जो हलाक हुए उनको 30-30 हजार रुपए मुआवजा देने का हुक्म राजस्थान हुकूमत ने दिया और जख्मियों को 2-2 हजार रुपए मुआवजा देने का हुक्म दिया है। क्या 11 जनों पे 302 का है, सबको आजीवन कारावास। जो आज फैसला आया वो हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज 35 साल में इनको न्याय मिला है हम लोगों को, और जो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो हमको भी खुशी है कि न्याय मिला है आफ्टर सन। इसी से बहुत है, 35 साल निकलने के बाद तो कुछ तो मिला। कल अदालत ने 11 लोगों को दोषी किया था। धारा 148 302/149 के तहत उसमें आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और उस फैसले के अनुसार धारा 148 में 2 वर्ष की सज़ा और 1-1 हज़ार रुपये जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त पर। इसके अलावा 302/149 में आजन्म कारावास और साथ में 10,000 रुपये जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त पर लगाया गया। 11 लोगों को आजीवन कारावास 302 में की सज़ा दी है, 149 में 6 माह की सज़ा दी गई है, 148 में 2 वर्ष की सज़ा दी गई है और 10,000 रुपये जुर्माना दिया गया है। मृतकों के लिए 30,000 रुपये और तीनों मृतकों के लिए, चारों घायलों के लिए 2,000 रुपये राजस्थान सरकार देगी। कल गाजियाबाद में जनसागर टुडे के सहाफ़ी विक्रम जोशी को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। इसी सिलसिले में गाजियाबाद पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात में मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन आज सुबह विक्रम जोशी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले को इल्म में लेते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महलू के कुनबे को 10-10 लाख रुपए की इक़्तिसादी मदद और उनकी अहलिया को नौकरी देने की और उनके बच्चों को हुकूमत की जानिब से मुफ्त तालीम देने का ऐलान किया है। गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडे ने विक्रम जोशी के अहल खाना से मिलकर उनको ये बात बताई। गाजियाबाद SSP ने अहल खाना की शिकायत की बुनियाद पर चौकी इंचार्ज को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया। सहाफ़ी के कत्ल के सिलसिले में गाजियाबाद के सहाफ़ियों ने भी काफ़ी एहतजाज किया है और कातिलों को सख्त सजा देने की हुकूमत से मांग की है। कल देर शाम श्री अनिकेत जोशी ने पुलिस को अवगत कराया था कि उनके भाई विक्रम जोशी, जो कि जनसागर टुडे में बतौर पत्रकार कार्य करते हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की IPC अंतर्गत धारा 307, 506 में, और वहीं तुरंत 6 टीमें गठित करके आरोपियों की धरपकड़ की गई है। इसी क्रम में अब तक 9 अपराधियों को हम लोग पकड़ चुके हैं, जिनके पास से इस घटना में प्रयुक्त नाजायज असला जो है उसको भी बरामद कर लिया गया है। इन 9 अभियुक्तों के नाम रवि, छोटू, मोहित, दलवीर, आकाश, शाकिर, योगेश, अभिषेक और एक अन्य अभिषेक है। वहीं जो परिजन हैं उन्होंने स्थानीय पुलिस पर पूर्व में शिकायत करने पर समय से कार्रवाई न करने के आरोप लगाए थे। इस गंभीर आरोप को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए स्थानीय चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है और जांच क्षेत्राधिकारी प्रथम को दी गई है। और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कोरोना से बचाव का ये पैगाम।
और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। भदोही में कालीन तकनीकी इदारे के जरिए मरकजी कपड़ा वजारत के ताउन से सोलर होम लाइटिंग सिस्टम मुहैया कराने की स्कीम मंगल से शुरू हो गई है। स्कीम शुरू करने वाले हिंदुस्तानी तकनीकी इदारे यानी IICT के डायरेक्टर डॉक्टर आलोक कुमार ने मंगल को 99 बुनकरों को सिस्टम दिए। मरकजी हुकूमत से डिजाइन और तकनीकी स्कीम के तहत जिला भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी कालीन हल्के के 2187 बुनकरों को मुंतखब किया गया है। ये स्कीम बराह रास्त बुनकरों को और कालीन सनतों को फायदा पहुंचाएगी। कालीन हल्के में बिजली का मसला हमेशा से रहा है। तखफीफ के वक्त दिन की रोशनी में काम हो सकता है, लेकिन रात में बिजली की बगैर बुनाई का काम मुतासिर होता है। इससे बुनकरों और सनतकारों का नुकसान होता है। अगर कालीन बनाने के ऑर्डर जरूरी हों तो सनतकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी नजरिए से तरक्यात कमिश्नर हैंडलूम और मरकजी कपड़ा वजारत की हिदायत पर यह स्कीम बनाई गई थी। कालीन तकनीकी इदारे के डायरेक्टर आलोक कुमार ने बताया कि कालीन सनत को फरोग देने वाले यही बुनकर हैं। उनकी सलाहियत बढ़ाने से उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। आज LED बेस्ड सोलर लाइटिंग सिस्टम कालीन बुनकरों को दिया जा रहा है। इससे अगर जब लाइट नहीं रहेगी तो कालीन बुनकर अपने घर पे बुनाई का कार्यक्रम करते रहेंगे। अभी तक चिन्हित किया गया है 2187। लखनऊ पुलिस ने मुल्क के सबसे बड़े गाड़ी चोर गैंग का खुलासा करते हुए अब तक की चोरी की गई गाड़ियों की सबसे बड़ी रिकवरी करते हुए 112 लग्जरी गाड़ियों के साथ 7 चोरों को गिरफ्तार किया है। यह अब तक मुल्क की सबसे बड़ी गाड़ियों की बरामदगी है। इससे कबल मुंबई पुलिस 104 गाड़ियां बरामद कर चुकी है। बरामदगी का ये रिकॉर्ड माना जा रहा है। ADCP अमित कुमार ने मामले की इत्तला देते हुए कहा कि इंश्योरेंस की आड़ में ये चोर गाड़ियां चोरी करते थे और नेपाल में फरोख्त कर दिया करते थे। इन चोरों से अभी पूछताछ जारी है और अभी मजीद बरामदगी की जा सकती है। जहां तक हम सभी के जानकारी में है कि इतनी बड़ी संख्या में वाहनों की बरामदगी कभी नहीं हुई है, किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है। इससे पहले 104 वाहनों की बरामदगी मुंबई पुलिस के द्वारा किया गया था, तो हम लोग उनसे 8 आगे हैं। तो लखनऊ कमिश्नरेट के ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं बधाई दूंगा DCP ईस्ट एवं उनके टीम को। आगे भी ये कार्रवाई प्रचलित रहेगी और हम लोग आशा करते हैं कि बहुत जल्द एक और PC ऐसी होगी जिसमें और बड़ी संख्या में वाहन बरामद करते हम आप लोगों के सामने लाएंगे। जो मोडस ऑपरेंडी थी वो तो पिछले बार डिस्कस हुआ था, इस टाइम है कि कैश लॉस दिखाते हुए वही इंजन चेसिस नंबर के साथ चोरी की गई वाहन को बेचा जाता है और करीब पूरे भारतवर्ष का अगर हम लोग चोरी की आंकड़ा ले जो लग्जरी वाहनों का है वो बहुत बृहद संख्या है उसकी। इसमें काफ़ी स्कोप है आगे भी काम करने की और हमारी टीम इसमें आगे भी काम कर रहा है, प्रयासरत है हम लोग। और पुनः इस बरामदगी के लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। रियासत में अनामिका शुक्ला मामला सामने आने के बाद पूरे तालीमी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एटा जिले में भी आए दिन फर्जी टीचरों के खुलासे हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों अभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में काम कर रही टीचरों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू की गई है। ये कार्रवाई अभी मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी कि जिले के प्राइमरी स्कूलों में काम कर रही 7 दीगर टीचरों के खिलाफ महकमा तालीम ने कार्रवाई की है। इसके लिए सभी टीचरों को नोटिस भेजकर उनकी तनख्वाहें पहले ही रोक दी गई हैं। अब आगे की कार्रवाई होनी है। जिले के बेसिक तालीमी अफसर संजय कुमार ने 60 टीचरों पर कार्रवाई की बात की।
उन्होंने बताया कि जेथर तरक्याती ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल कुंवरपाल सिंह में मीना देवी प्रिंसिपल के ओहदे पर तैनात थी। मीना देवी के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। मीना देवी को नोटिस दे दिया गया है और उनकी तनख्वाह रोक दी गई है। इसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि साल 2016 की भर्ती में 6 दीगर असातिज़ा हैं। इन असातिज़ा ने 2014 में टीईटी पास किया था, जिनका फर्जी टीईटी का सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी से वेरीफाई होकर आया है। इन सभी की तनख्वाह रोक दी गई है और इन सभी असातिज़ा को पहले नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस का जवाब मिलते ही आगे ये पूरा मामला जेथरा विकास खंड का प्राथमिक विद्यालय कुंवरपाल सिंह था। इसमें श्रीमती मीना देवी प्रधानाध्यापक थी, जो ये औरैया में इसके नाम एक और अध्यापिका थी, जिनका पैन नंबर 80 था। इस पर जांच चल रही थी। जांच व्याख्या हम लोगों को प्राप्त हो चुका है, जिसमें इनके जितने भी हाई स्कूल इंटर के सर्टिफिकेट हैं वो असत्यापित अर्थात फर्जी होकर आए हुए हैं। इनको हमने एक नोटिस जारी किया है इनका अपना पक्ष रखने के लिए। इसके बाद अगर ये पक्ष रखती हैं और इसके बाद तुरंत इन पर हम लोग बर्खास्ती की कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 21 जुलाई से 30 जुलाई तक अजनास तकसीम का काम शुरू कर दिया गया है। स्कीम के तहत गरीबों और महाजिर शहरियों को 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। मुफ्त अजनास मिलने से लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है और वो कोरोना के इस मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से गरीबों को दिए गए इस ताउन के लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सरकार अच्छी सोच रही है गरीबों के लिए, ठीक ही समझो। जो सामान का जैसे राशन मिल रहा टाइम से सही दे रही है। अब उससे हम लोगों का कुछ गुजारा हो जाता है और राशन ठीक ठाक देते हैं। जो है प्रधानमंत्री वाली राशन कार्ड वाली ये योजना बढ़िया है, सबको राशन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सरकार जो मदद कर रही है ठीक है कर रही है। सरकार के लिए इसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। वाराणसी में कोरोना वबा का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इससे वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क और पूरी दुनिया परेशान है। ऐसे में वाराणसी के डाक महकमे में आरएमएस के जरिए पूरे मुल्क से रक्षाबंधन के मौके पर बहनों की राखियों का आना और बनारस से राखियों का भाइयों के लिए बाहर दूसरे शहरों में जाना ये एक आम बात है। रक्षाबंधन के त्यौहार के मद्देनजर कोरोना वबा की मदद में जहां सारी कोरियर खिदमात बंद हैं और कोई दूसरा जरिया भी दस्तयाब नहीं है, ऐसे में वाहिद एक जरिया सिर्फ भारत सरकार का डाक महकमा है। हर साल के मुकाबले इस साल डाक महकमे की आमदनी कई गुना बढ़ गई है। जहां गुज़िश्ता बरसों में राखियों के पार्सल रोज तकरीबन 2000 के करीब मिलते थे, वहीं कोरोना की मदद में तकरीबन 10,000 के करीब राखियों के लिफाफे मिल रहे हैं। ये लिफाफे रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट और आम डाक से भी भेजे जा रहे हैं। ऐसे में महफूज राखियों को भेजने के लिए महकमा डाक की जानिब से एक खास तरह का लिफाफा भी सार्फिन को दिया जा रहा है। वाराणसी हल्के के पोस्ट मास्टर जनरल प्रणव कुमार ने बताया कि ये लिफाफे राखियों के लिए खास तौर से बनाए गए हैं, जिसके अंदर किसी भी तरह का लीकेज नहीं है। कोरोना की वजह से जैसे कह रहे हैं कि और डिलीवरी एजेंसियां बंद हैं, तो पोस्ट ऑफिस के पास काम ज़्यादा आ रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और जो भी आ रहा है आरएमएस के लेवल से हम लोगों ने इसकी व्यवस्था कर रखी है कि उसी दिन उसका निस्तारण कर दिया जाए, आगे भेज दिया जाए सॉर्टिंग करके के गंतव्य। मेरे ख्याल में लगभग ये 2 गुने का अंतर है पिछले साल और इस साल में। लगभग 8 से 10 हज़ार हम कह सकते हैं इस साल राखियाँ आ रही हैं। स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री और कुछ साधारण डाक में भी आ रही हैं। और आइए एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कोरोना से बचाव का ये पैगाम।
पीआईबी प्रयागराज की जानिब से 22 से 31 जुलाई 2020 के दरमियान मुनक़िदा कोरोना इन्फेक्शन बेदारी मुहिम का लोकसभा रुकन पार्लियामेंट केसरी देवी पटेल ने इफ्तिताह किया। इलाकाई राब्ता आमा ब्यूरो लखनऊ के डिप्टी डायरेक्टर सुनील कुमार शुक्ल और रीजनल पब्लिसिटी अफसर आरिफ रिजवी और दीगर मुलाजमीन भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मुहिम के तहत कोरोना बीमारी से बचने के तय लोगों को बेदार किया जा रहा है। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट केसरी देवी पटेल ने कहा कि आवाम को 2 गज की दूरी बनाकर रखना चाहिए और बगैर मास्क के बाहर नहीं निकलना चाहिए। रीजनल पब्लिसिटी अफसर आरिफ रिजवी ने कहा कि कोरोना वबा के तय बेदारी मुहिम 22 जुलाई से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगी। बलरामपुर में कोरोना से ठीक होकर जो मरीज अपने घर पहुंच चुके हैं, उन्होंने बेहतर सहूलत और अच्छी देखरेख और इलाज के लिए हुकूमत के इंतजाम की तारीफ की। जिले में अब तक 110 कोरोना से मुतासिर मरीजों सेहतयाब होकर अपने घरों तक पहुंच गए हैं। कोरोना सर्वाइवर ने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। बलरामपुर नगर मोहल्ला टेड़ी बाजार के रहने वाले दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने कुनबे के साथ अपनी जांच अपनी मर्जी से करवाई थी। घर के सभी लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव निकली और उनकी पॉजिटिव निकली। महकमा सेहत ने उनको अस्पताल ले जाकर इलाज किया और आज वो ठीक होकर अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए कोरोना के मरीजों को दी गई सहूलियात से वो पूरी तरह से मुतमईन है और इसके लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। शहर के ही बलुहा के बाशिंदे दर्जा 8 में पढ़ने वाले तालिब इल्म प्रियांशु जायसवाल ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि वो कोरोना से मुतासिर हैं तो वो घबरा गए, लेकिन अस्पताल में उनका पूरा ख्याल रखा गया और आज वो पूरी तरह से सेहतमंद हैं। दिल्ली से कुनबे समेत आई खगई जोत गांव की खातून विद्यावती मां बेटी दोनों को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जो इलाज कराने के बाद घर पहुंची और हुकूमत के इंतजाम की तारीफ की। झांसी जिले में जहां कोरोना मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, वहीं कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब होने वालों की तादाद भी कम नहीं है। जिले में मुसलसल कोरोना से जंग जीतकर सेहतमंद होकर लौट रहे लोगों ने अपने तजुर्बे साझा किए। सदर जमहूरिया इनाम से सरफराज झांसी की एक खातून, जिसने लॉकडाउन के दौरान महाजिर मजदूरों के खाने पीने के लिए कोऑर्डिनेटर का अहम किरदार अदा किया, कहीं से वो कोरोना मुतासिर हो गई। मुतासिर होने के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज हुआ और कोरोना को शिकस्त देकर वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई हैं। डॉक्टर नीति शास्त्रीय केंद्रीय विद्यालय में सीनियर टीचर हैं, जिन्हें टीचर के तौर पर सदर जमहूरिया इनाम से भी नवाजा जा चुका है। मेरी माँ की जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मैं अत्यधिक घबरा गया था, परंतु मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मेरा मनोबल समय समय पर बढ़ाया है और साथ में प्रशासन ने भी मेरी काफ़ी मदद की है। इसके लिए मैं डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में नए 45 अरकान को दिलाया हलफ। का बहरान की मुद्दत में कोरोना वायरस की तरह अरकान पार्लियामेंट भी निभाएंगे अपना किरदार। राज्यसभा में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट की तादाद 74 से बढ़कर हुई 86। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काकरापार एटमी तवानाई प्लांट 3 के शुरू होने के लिए एटमी साइंसदानों को दी मुबारकबाद। कहा, यह प्लांट मेक इन इंडिया का है चमकता नमूना। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़ेर-ए-आब हफ्ते की इख्तितामी तकरीब के मौके पर मेरठ के ग्राम प्रधानों से की बात। उनकी आबी तहफ़्फ़ुज़ मुहिम की तारीफ। और लखनऊ पुलिस ने मुल्क की सबसे बड़ी गाड़ी चोर गैंग का किया खुलासा। चोरी की गई गाड़ियों की सबसे बड़ी रिकवरी करते हुए 112 लग्जरी गाड़ियों के साथ 7 चोरों को किया गया गिरफ्तार। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।